नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले बात कर रहे हैं हम बीजेपी की एक अहम बैठक की। बीजेपी मुख्यालय में यहाँ दिल्ली में आज मुख्यमंत्री परिषद की अहम बैठक चल रही है। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की ये बैठक है। और कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। और बैठक में जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत सभी प्रमुख नेता भी शामिल हो रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर ये सभी नेता प्रेजेंटेशन भी देंगे। ये भी जानकारी आई है कि यहाँ पर जो बाकी जो नेता हैं उसमें से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचेंगे। केंद्र सरकार की नीतियों को कैसे कारगर तरीके से लागू की जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, कब तक पहुंचेंगे पीएम वहां पर, या पहुंच चुके हैं, बैठक शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, बीजेपी के मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और कुछ देर के बाद में जो मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक है वो शुरू होगी। और ये बहुत मैराथन बैठक है, यानी कल दोपहर तक ये बैठक चलेगी। आज जो प्रधानमंत्री हैं वो यहीं पर मुख्यमंत्रियों के साथ में डिनर भी करेंगे। और बताया जा रहा है कि इसमें जितने भी बीजेपी शासित मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं वो एक प्रेजेंटेशन भी पेश करेंगे कि किस तरीके से वो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनको अपने राज्य में लागू कर रहे हैं, और राज्य की क्या क्या नीतियां हैं उसको लेकर भी वो एक प्रेजेंटेशन देंगे, ताकि दूसरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कुछ उससे जो है वो ज्ञान ले सकें, कुछ जानकारी ले सकें। इस तरीके की बात सामने आ रही है। इसमें यह भी पता चल रहा है कि संगठन से जुड़ी हुई, चूंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली ऐसी बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि संगठनात्मक जो है वो क्रियाकलाप पर भी इस बैठक में चर्चा हो। और चूंकि लोकसभा चुनाव में किस तरीके के रिजल्ट रहे हैं, परिणाम रहे हैं, उसमें संगठन की क्या भूमिका रही है, केंद्र सरकार की कौन कौन सी नीतियां हैं जिसका बहुत फायदा पहुंचा है और जिसका एक सियासी लाभ भी मिला है, इस तरीके की भी जो है वो रिपोर्ट, जानकारी मुख्यमंत्रियों से ले सकते हैं। तो यही वजह है कि दिल्ली राजधानी में ये 2 दिन बीजेपी के लिहाज से खासे अहम हैं, क्योंकि इन दोनों ही दिनों में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक है वो चलेगी। और बैठक के बाद में ये बताया जाएगा मीडिया को कि आखिर इसमें क्या कुछ सामने निकल कर आया है। लेकिन जो जानकारी यही है कि बीजेपी शासित जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रेजेंटेशन देंगे और उसके माध्यम से नीतियों को कैसे वो लागू कर रहे हैं, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के साथ में। कई राज्यों में काफ़ी गहमागहमी भी चल रही है, तो उन राज्यों की राजनीति को लेकर या बीजेपी की वहाँ पर क्या रणनीति रहेगी, क्या इन सब को लेकर भी कोई बात होगी? क्योंकि अब इस वक्त में जब वहाँ पर मुख्यमंत्री सारे जुट रहे हैं और एक बैठक पीएम के साथ हो रही है, तो इस पर चर्चा लगता है कि हो सकती है। बिल्कुल कादम्बनी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और 2 उप मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर में काफ़ी सारी जो निगाहें थी मीडिया की वो लगी हुई थी। और जानकारी यही सामने निकल कर आई है कि बार बार जैसा कि प्रधानमंत्री हर बैठक में ये कहते हैं कि कोई भी बात जो है वो मीडिया के सामने या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले न रखें, पहले जो है वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखें। अगर मतभेद भी हैं आपस में तो पार्टी के फोरम पर पहले अपनी बात को रखें, उसके बाद में आप जो है वो सोशल मीडिया पर उसको करें। तो इसमें भी यही पता चला है, क्योंकि पहले जो उत्तर प्रदेश में जो बैठक थी उसमें पता चल रहा था कि दोनों जो डिप्टी सीएम हैं वो उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन यहाँ पर 2 डिप्टी जो सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, वो भी पहुंचे हैं, खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर हैं। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के जब प्रेजेंटेशन की बात आएगी, जब उत्तर प्रदेश के नीतियों के नीतिगत मामलों की बात आएगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये सारी चीजें लागू करवाई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो है प्रधानमंत्री के साथ में इन दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री की भी चर्चा होगी। लेकिन इसके बहुत ज्यादा जो सियासी फेरबदल की बात है वो जो बीजेपी के सूत्र हैं वो इनकार कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि इस बैठक में नीतिगत फैसलों पर और संगठनात्मक तौर पर क्या क्रियाकलाप हैं, क्या गतिविधियां हैं, उन्हीं पर चर्चा होगी। कोई इस तरीके से जो है वो यूपी के सेंट्रिक जो है पॉलिटिक्स के ऊपर में कोई प्रधानमंत्री से उस तरीके से चर्चा नहीं होगी। जी,
बहुत शुक्रिया आपका रवीश, इस पूरी जानकारी के लिए। आप नज़र रखें, इस बैठक पे काफ़ी अहम बैठक है। इस बीच हम अपने वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास चलते हैं। अखिलेश, एक अहम बैठक है, हालांकि कई बार होती हैं इस तरह की बैठक, लेकिन क्या इस बैठक से, वैसे तो कहा जा रहा है कि जो काम कर रहे हैं वहाँ पर राज्यों में वो मुख्यमंत्री बताएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन असल में इस बैठक में उसके अलावा जो पीछे की राजनीति है उस पर क्या चर्चा होगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि पूरा एजेंडा इसका सुशासन को लेकर है। जो गुड गवर्नेंस को लेकर के बीजेपी की नीतियां रही हैं, उनका जमीन पर किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है, इसकी समीक्षा की जाएगी। इसी के साथ चूंकि लोकसभा का चुनाव हो चुका है, तो लोकसभा चुनाव का परिणाम किस तरह से रहा अलग अलग राज्य में, इसकी भी एक तरह से समीक्षा इस बैठक में होगी। लेकिन मोटे तौर पर हर राज्य को अपना प्रेजेंटेशन देना है कि जो केंद्र सरकार की योजना है, उनका वहां पर क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है। जो पहले 100 दिनों का एजेंडा मोदी सरकार का है, उसमें राज्यों की भूमिका किस तरह से होने जा रही है, इस पर भी चर्चा विस्तार से की जाएगी। इसी के साथ जहां तक राजनीतिक विषयों का प्रश्न है, चूंकि मोदी सरकार का पिछले 10 वर्षों में इसी बात पर जोर रहा है कि अगर योजनाओं का क्रियान्वयन सही से होता है, अगर लाभार्थियों की संख्या बढ़ती है, अगर उनका डेटा सही तरीके से मेंटेन किया जाता है, तो चुनाव में इसका फायदा सीधा पार्टी को मिलता है। तो इस लिहाज से ये भी काफी महत्वपूर्ण होगा। और योजनाओं की अगर स्पेसिफिकली बात करें, तो इसमें किसानों को लेकर, साथ ही महिलाओं को लेकर, और चूंकि अभी निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है जो कि मोदी 3.0 का पहला बजट है, तो इस बजट की क्या क्या खास बातें हैं, इसे जनता के बीच में किस तरह से लेकर के जाना है। हमने कुछ दिनों पहले रिपोर्ट किया था कि पार्टी संगठन ने इसके लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया है, जिसमें कि पूरा बजट की जो खासियत है उनको लोगों के बीच में किस तरह से बताना है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा भी होगी। और साथ ही बजट की क्या क्या खास बातें जिनके बारे में हाईलाइट करना जरूरी है, राज्यों को किस तरह से उसका फायदा मिले, इन सब मुद्दों पर भी चर्चा विस्तार से होगी। लेकिन राजनीतिक मुद्दे इस पर कम है, क्योंकि राजनीतिक मुद्दों के लिए आप जानते हैं कि कल और परसों यानी लगातार 2 दिन तक बीजेपी के जो संगठन मंत्री हैं, पूरे देश भर के प्रदेश संगठनों के, उनकी बैठक हुई है। और इसमें बीजेपी के अपने संगठन चुनाव और साथ ही बीजेपी के जो आने वाले सदस्यता अभियान है, जो कि अगले महीने से शुरू हो जाएगा, उसका क्रियान्वयन किस तरह से करना है, उसे सफलतापूर्वक कैसे लागू करना है, इस पर चर्चा हो चुकी है। जी, रणवीर के पास चलते हैं। रणवीर भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रणवीर, यूपी को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, क्या उसमें उसके बारे में भी कोई बात हो सकती है, या ये सिर्फ यूपी के राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं ये चर्चाएं? देखिए, चर्चाएं हैं और चर्चाएं समय समय पर होती रहती हैं। आज की बैठक की अगर बात करें तो बीजेपी ने इससे पहले भी इस तरह की बैठकें की हैं, क्योंकि सरकार जिस तरह से काम करती है, बीजेपी के कई राज्यों में, 13 राज्यों में सरकारें हैं जहां पे उनके मुख्यमंत्री हैं, और जो मुख्यमंत्री होते हैं वो जब मिलते हैं, बैठते हैं और ऊपर के जो पार्टी के बड़े नेता उनके साथ जब बात करते हैं, तो कुछ राज्यों की कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जो बहुत बेनिफिशियल होती हैं चुनाव में, और वो स्कीम्स उनके दूसरे राज्यों में कैसे लागू हो, इन पे विचार होता है। जिस राज्य की, हम अगर यूपी की बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री ने हाल फिलहाल में क्या क्या योजनाएं चलाई, क्या लोगों में मैसेज गया है, किस तरह की योजनाएं हैं ऐसी हैं जो काम नहीं कर रही हैं, तो ये सारी जो योजनाएं हैं उनके साथ बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके साथ बातचीत होगी, एक कार्य योजना तैयार होगी, क्योंकि चुनावी मूड में बीजेपी हमेशा रहती है। और ये जो बैठक है, इस बैठक में सबसे खास बात जो पहली बार हुई है वो ये कि इसमें पहली बार प्रदेश अध्यक्ष भी बुलाए गए। अब तक इसमें मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जाते थे और सरकारी स्तर पर क्या क्या बेहतर कर सकती है बीजेपी, इस पर बात होती थी। इस बार प्रदेश अध्यक्ष बुलाए गए हैं, यानी कि सरकार और संगठन में एक समन्वय हो, एक तालमेल हो, और उस तालमेल के साथ जो सरकारी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचे, और संगठन किस तरह से सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और उसका बीजेपी को फायदा दिलाने में काम करे, संभवतः इसके लिए बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है। रही बात आपने कही अटकलों की, तो जो अटकलें हैं वो सियासी गलियारों में आमतौर पर चलती रहती हैं, बहुत सारे विवादों की बात चल रही है, बहुत सारी ऐसे इस तरह के मार्केट में चर्चाएं हैं बदलाव की। लेकिन आज की जो बैठक है वो बैठक विशुद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ जो बीजेपी है वो आगे की कार्य योजना बनाने में, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में किस तरीके से हाल फिलहाल में जो सरकारी योजनाएं हैं, उन सरकारी योजनाओं ने जनता पर क्या असर डाला है, और आने वाले दिनों में कैसी योजना, जैसे आप उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री ने कल कहा कि जो अग्निवीर हैं उनको यूपी पुलिस और पीएससी की भर्ती में उनको कुछ रियायतें मिलेंगी, उनको आसानी से जगह मिलेगी। तो दूसरे राज्यों की कुछ चीजें, जैसे मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना बहुत सक्सेसफुल थी, तो उसको उत्तर प्रदेश पे किस स्वरूप में लागू किया जा सकता है, ऐसे तमाम मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए
बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ ये बैठक है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य और साथ-साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी पहुंचे हैं, ताकि सरकार और संगठन का एक तालमेल दिखाई दे और साथ ही संगठन सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए पार्टी को मदद कर सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका रणवीर, अखिलेश और रवीश रंजन शुक्ला इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस बैठक पर नज़र रहेगी, लगातार देखेंगे क्या कुछ इसमें से निकल कर सामने आता है और आपको जानकारी देते रहेंगे। और अब हम बात करते हैं थोड़ी अमेरिका की, जहां पर इस साल चुनाव होने हैं और काफ़ी गहमा गहमी है। इसके लिए राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कमला हैरिस ने राष्ट्रपति चुनाव के आधिकारिक जो नामांकन फॉर्म्स हैं वो सब दाखिल कर दिए हैं। कमला हैरिस ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मैं हर वोट हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी और उम्मीद है कि नवंबर में हमारा जनता के समर्थन वाला कैंपेन ज़रूर जीतेगा। कल ही बराक और मिशेल ओबामा वोट के लिए उन्होंने कहा था कि पूरी मदद करेंगे, हर प्रकार से मदद करेंगे और राष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने कमला हैरिस का समर्थन किया था। ओबामा ने कहा था कि कमला हैरिस शानदार राष्ट्रपति साबित होंगी, उनके पास वो हर क्वालिफिकेशन है, वो मजबूती है कैरेक्टर का, जिसके कारण वो बेहतरीन राष्ट्रपति साबित होंगी। तो अब कमला हैरिस ने आधिकारिक तौर पर नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है। अब अगली बार जब 19 अगस्त से शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन शुरू होगा, उस पर मुहर लग जाएगी, क्योंकि उन्हें ज़बरदस्त सपोर्ट, ज़बरदस्त समर्थन जो बहुत प्रभावशाली डेमोक्रेट्स हैं उनका भी मिला है और डेलीगेट्स का भी उनको समर्थन मिला है। उमाशंकर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, आखिर जो नामांकन है, जो एक प्रक्रिया है, वो भर दिया है नामांकन पत्र कमला हैरिस ने और अभी तक किसी और डेमोक्रेट ने कोई दावेदारी पेश नहीं की है। जी, किसी और दावेदारी के सामने न आने की सूरत में अब ये तो तय है कि जो कमला हैरिस हैं वही उम्मीदवार होंगी। और जिस तरीके से जो बाइडेन पीछे हटे थे, मैदान से हटे थे, और उसके बाद एक एक करके जो डेमोक्रेट्स के बड़े जो लीडर हैं वो कमला हैरिस के लिए उन्होंने अपना समर्थन देना शुरू किया। और एक सवाल रह गया था कि बराक ओबामा और मिशेल ओबामा ने क्यों नहीं समर्थन दिया, तो उनका समर्थन भी जो है, इंडोर्समेंट जो है वो आ चुका है। और 40 प्रांत से ज्यादा के जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने अपना समर्थन कमला हैरिस को दे दिया है। आज उन्होंने पर्चा जो भरने का ऐलान जो है वो भी आधिकारिक तौर पे कर दिया। तो अब सिर्फ एक महज औपचारिकता रह गई है इनके डेमोक्रेटिक कैंडिडेट बनने के तौर पर। जो कि शिकागो में जो कन्वेंशन होगा उसमें आधिकारिक तौर पे उस पर मुहर लगेगी। लेकिन क्योंकि कोई और कैंडिडेट है नहीं और किसी ने कोई चर्चा भी नहीं की है कि कोई और कैंडिडेट आएगा, क्योंकि हर डेमोक्रेटिक लीडर को ये पता है कि इस समय में पार्टी के भीतर किसी तरह की खींचतान जो है उनके प्रोस्पेक्ट को कम करेगी। और कमला हैरिस के आने के बाद से न सिर्फ जो पार्टी के भीतर एकजुटता नजर आने लगी है, बल्कि जो रेटिंग्स है वो भी कमला हैरिस की काफी सुधरी है। जिस तरीके से 2 से 5% पीछे नजर आते थे जो बाइडेन ट्रंप से, वो जो गैप है वो काफी हद तक भरा है। 1% का डिफरेंस जो है वो कई सर्वे में दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तेजी के साथ अपने कैंपेन को एक एग्रेसिव तरीके से लेकर कमला हैरिस आगे बढ़ रही हैं, जिस तरह से समर्थक उनके साथ जुट रहे हैं और करीब 90% जो डेमोक्रेटिक वोटर्स हैं वो कमला हैरिस में अपना जो एक भरोसा है वो जता रहे हैं, तो ये सारा प्रोस्पेक्ट जो है वो कमला हैरिस के पक्ष में जाता है। और आज आधिकारिक तौर पे पर्चा भरने के बाद अब एक औपचारिकता भर रह गई, क्योंकि कोई कैंडिडेट और सामने है नहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के। और कमला हैरिस के नेतृत्व में जो है वो पार्टी का जो सर्वे में भी प्रदर्शन जो है वो लगातार सुधर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वर्ली में स्पा में एक व्यक्ति की गला काटकर हुई हत्या की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई। हैरानी की बात है कि मृतक ने अपने शरीर पर अपने 22 दुश्मनों के नाम गुदवा रखे थे, जिनमें स्पा मालिक के साथ उसकी पत्नी, बेटा और बहू का भी नाम शामिल था। वर्ली पुलिस के मुताबिक स्पा मालिक ने सुपारी देकर यह हत्या कराई है। खुद को पत्रकार और आरटीआई कार्यकर्ता बताने वाले गुरु अघमारे की 24 जुलाई को वर्ली के इसी स्पा में गला काटकर हत्या कर दी गई थी। अब जांच में पता चला है कि हत्या के पीछे स्पा के मालिक संतोष सेरेकर का हाथ है और उसी ने गुरु अघमारे की हत्या के लिए मोहम्मद फिरोज अंसारी और साकिब अंसारी को 12 लाख की सुपारी दी थी, क्योंकि वो वाघमारे की जबरन वसूली से तंग आ चुका था। गुरु वाघमारे की तरफ से कंटिन्यूअस इनके स्पा के ऊपर कार्रवाई का धमकी देना और तकरार करना, ऐसे कह करके, और मैं पत्रकार हूँ, इस बात को बोल करके इनको
एक्सटॉर्ट किया जा रहा था, उनसे पैसा लिया जा रहा था और ये काफ़ी समय से होने की वजह से वो इस बात से पीड़ित थे और अंतिम में उन्होंने इस तरीके का एक प्लान किया और इस घटना को अंजाम दिया। हैरानी की बात है कि गुरु वाघमारे ने अपने बदन पर 22 लोगों के नाम गुदवा रखे थे और ये भी गुदवाया था कि उसे कुछ हो जाए तो उसके दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करें। इससे भी हैरानी की बात यह है कि उन 22 नामों में स्पा मालिक संतोष शेरेकर के साथ उसकी खुद की पत्नी, बेटा और बहू का नाम भी गुदवा रखा था। पता चला है कि मृतक के ऊपर मुलुंड और विले पार्ले पुलिस थाने में कई मामले दर्ज थे। हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसके आधार पे ये देखा जा रहा है कि गुरु वाघमारे के खिलाफ विले पार्ले पुलिस स्टेशन, मुलुंड पुलिस स्टेशन में 4-5 कॉग्निजेबल और कई सारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हैं। उसमें कुछ एक एक्सटॉर्शन के केस हैं और बाकी तत्कालीन आईपीसी की विभिन्न धाराओं में उसके खिलाफ अलग अलग केस दाखिल हैं। स्पा मालिक ने भाड़े के हथियारों को सुपारी इसलिए दी थी कि इल्जाम उस पर नहीं आए, लेकिन उसे क्या पता था कि पैसों के लालची सुपारी किलर उसके स्पा में ही हत्या को अंजाम देंगे। ये केस क्राइम ब्रांच को रिपोर्ट हुई तो वर्ली पुलिस स्टेशन के साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीमें भी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन इसका कर रही थी। क्राइम ब्रांच की 6 टीमें इसमें इन्वॉल्व थी, जिसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और फील्ड इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से किया जा रहा था। इसमें ही जब ये साइन के होटल से निकले तब से ये स्पा पहुंचने तक की चीजें हमारी तरफ से चेक की गई। इसमें कुछ चीजें हमें इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुई। इसी के सपोर्ट से हमने पहला एक्यूज जो है वो नाला सोपारा से पकड़ा और उसी के इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुआ कि बाकी दूसरा जो एक्यूज है वो दिल्ली भाग रहा है, तो वहाँ की लोकल पुलिस की सपोर्ट से हमने कोटा में और एक एक्यूज और 2 संदिग्ध उनको भी पकड़ लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों सुपारी किलर वर्ली में हत्या को अंजाम देने के पहले 5 बार गुरु वाघमारे को मारने के लिए जाल बिछा चुके थे, लेकिन जब सब जगह से फेल हो गए तो वर्ली में संतोष शेरेकर के स्पा में ही गुरु वाघमारे का कत्ल कर फरार हो गए। नतीजा, सबसे पहले स्पा मालिक संतोष शेरेकर ही पुलिस के रडार पर आया है और फिर उसके बाद वर्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच ने बाकी दोनों सुपारी किलर को भी गिरफ्तार कर लिया। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।